दैनिक जीवन में मोबाइल हमारी जिंदगी की जरूरत है, ना कि हिस्सा। मगर कुछ लोगों ने इस मोबाइल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। स्कूल में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, धार्मिक स्थल पर हो, कहीं भी हो, मोबाइल साथ रहता है। यहां तक कि टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल लेकर लोग जाते हैं, उसे देखते हैं। ऐसा लगता है कि बिना उसके वो एक पल भी नहीं रह सकते। रात को अगर सो के उठ रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं, मोबाइल को पहले देखते हैं, टॉयलेट बाद में करते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के अंदर भी एक लड़के को मोबाइल की इस कदर लत लगी हुई थी कि उसके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाता था। इसके बाद उस लड़के का अंत होता है। ये जो अंत होता है वाकई दुखद अंत है, जो कि एक सवाल छोड़कर जाता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के जाता है कि ऐसी घटना जो उसके साथ हुई है वो अकल्पनीय है, अद्वितीय घटना है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि कोई अपना, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, वो कई बार हमारे इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी वाकई आपको बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा संदेश देके जाने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर का एक थाना है निम्बोला, और इसी थाना क्षेत्र का गांव लगता है धूलकोट। दरअसल एक लड़का जिसकी उम्र अभी 23 साल है, जो कि अभी एमए उसने क्वालिफाई किया है। बड़ा खुशहाल परिवार है, घर में 4 सदस्य हैं, एक सगी छोटी बहन है, मां और बाप। ये लड़का 2 जनवरी 2022 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास ये कह के घर से निकला था कि मां, मैं खाना खा के बस टहल के आ रहा हूं, थोड़ी देर में। टहलने निकला था, मगर फिर लौट कर नहीं आया। 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार बेटा कहां गया है। रामकृष्ण इसका नाम है। रामकृष्ण के फोन पर फोन किया जाता है, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा है, घर वालों की परेशानी बढ़ना वाकई लाजमी थी। उसकी बहन कृष्णा पास की घर है, जहां अक्सर वो बैठा करता था, वहां जाकर पूछती है कि चाची, क्या राम को देखा है आपने? वो मना कर देती है। फिर पास के घर जाती है, एक दूसरे घर जाती है, तीसरे घर जाती है। इसके बाद एक के बाद एक घर में सर्च अभियान सा शुरू हो जाता है, मगर रामकृष्ण का कहीं भी कोई पता नहीं चल पाता। घर वाले परेशान हो जाते हैं। अभी तक सिर्फ घर के 3 सदस्य थे जो रामकृष्ण को ढूंढ रहे थे। अब इस घर के और आसपास के लोग भी रामकृष्ण को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं, खेतों की तरफ ढूंढते हैं, मगर सफलता नहीं मिलती। रात के लगभग 11 बजे के आसपास माता, पिता और बहन सैकड़ों लोगों के साथ सीधे पहुंच जाते हैं थाने में। निम्बो थाने में जाकर कहते हैं एसएचओ हंस कुमार जिंझोरी कि साहब, हमारा बेटा खाना खाकर टहलने के लिए निकला था, अभी लौट कर नहीं आया है, ढूंढवा दीजिए। बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, कहीं कुछ उसके साथ गलत तो नहीं हो गया। पुलिस वालों ने समझाकर बुझाकर कहा कि आप घर जाइए, परेशान मत होइए, वो किसी दोस्त के पास चला गया होगा। उन्होंने कहा साहब, आज से पहले कभी गया ही नहीं है, उसको ढूंढवाने में मदद कर दीजिए प्लीज। पुलिस वाले जैसे गुमशुदगी को अमूमन एक नॉर्मली लेते हैं, ऐसे ही लिया था। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन यानी कि 3 जनवरी 2022 को घर वाले इकट्ठे होकर थाने पहुंचते हैं और जाकर गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस फिर भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। परिवार के लोग गांव वालों की मदद से उसे तलाश करते रहते हैं। एक दिन गुजरने लगता है। 5 जनवरी 2022 के लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है। एक नदी है रूपा रेल। रूपा रेल नदी में वहीं वन विभाग का सरकारी रेस्ट हाउस है। उस रेस्ट हाउस के पीछे झाड़ियों में एक लाश अटकी हुई थी। एक रवि नाम का जो वन रक्षक है, उसकी नजर पहुंच जाती है। वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस मौके पर आती है। इससे पहले कि यहां पुलिस पहुंचती, पुलिस से पहले ही धूलकोट के सैकड़ों लोग पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कहीं रामकृष्ण तो नहीं है। जैसा अंदेशा था, जैसे ही सोच रहे थे, बिल्कुल वैसे ही होता है। रामकृष्ण ही तो था। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, और 2-3 दिन पुरानी लाश, शायद वो अंदाजा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसी रात को इसकी हत्या करके पानी में फेंक दिया था। बॉडी पूरी तरह से फूल चुकी थी, कपड़ों से उसके शरीर पर निशान से पहचान लिया। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, बहन भी रोने लगती है, आसपास के लोग भी रोने लगते हैं। फिर कहीं ना कहीं पुलिस वालों के प्रति घर वालों को गुस्सा बढ़ने लगता है। लोग हंगामा शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जब हंगामा और प्रदर्शन शुरू होता है तो इस इलाके के एसडीओपी राजेश पाटिल, एसएचओ हंस कुमार जिंजोरी और एसपी राहुल लोढ़ा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। घर वालों को, परिवार वालों को, गांव वालों को समझा बुझाकर शांत करते हैं। कहते हैं कि प्लीज हमें डेड बॉडी दे दीजिए, और इस मामले की हम जांच करके जल्द से जल्द खुलासा करके उन हत्यारों को जेल भेज देंगे। गांव वाले पुलिस वालों की बात मान जाते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और उससे पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, सीने पर कोई भारी वस्तु मारी गई है, इसीलिए उसकी मौत हुई थी।
पुलिस वाले आते हैं घर अगले दिन 6 तारीख को, मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जुटने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। दुश्मनी का हर एंगल खंगाला जाता है, मगर दुश्मनी का एंगल दूर दूर तक नजर नहीं आता। इस गांव में एक शासकीय हाई स्कूल है। तो इस लड़के के पिता भीमान सिंह चौहान शिक्षक हैं, हाई स्कूल तक बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव के लोग बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। गांव के गुरुजी हैं। गांव का हर बच्चा हर व्यक्ति इस बच्चे को लेकर बड़ा परेशान था, बेइंतहा परेशान था। अब सैकड़ों लोग मास्टर जी के घर आते हैं, मास्टर जी से कहते हैं कि तसल्ली देते हैं, एक इकलौता ही तो बेटा था, वो भी इस दुनिया से चला गया। पुलिस वाले भी आते हैं, पूछते हैं कि दुश्मनी का एंगल खंगाला जाता है लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन एक बात निकल कर सामने आती है कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2021 में इस लड़के की खंडवा इंदावड़ी एक इलाका है, एक जगह है, वहां की रहने वाली लड़की से इसका सगाई हो गई है और फरवरी 2022 में इसकी शादी होने वाली थी। मां और बहन शादी की तैयारी में जुट गई थी, पापा भी शादी की तैयारी में जुट गए थे, खरीदारी कर रहे थे, लड़की के लिए जेवर, घर के लिए सामान वगैरह जो भी कुछ एक शादी में खर्च होता है उसकी तैयारी चल रही थी। अचानक से बेटे का जाना किसी भी माँ बाप के लिए पहाड़ टूटने जैसी स्थिति हो जाती है। किसी भी इंसान के पैर तले जमीन खिसक सकती है। इकलौता बेटा, वो भी जवान बेटा, अगर घर से निकल जाए तो। अब यहां पर पुलिस वालों ने इस लड़की का एंगल खंगालने की कोशिश की, जहां सगाई हुई है कि ऐसा तो नहीं उसके किसी प्रेमी ने मिलकर इसकी हत्या कर दी हो, मगर पुलिस की जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। साथ ही इसका सीडीआर निकलवाया जाता है इसके मोबाइल का। इसके मोबाइल पर जो ये बात करता था उनसे किसी से, तो ये पता निकालने की कोशिश की जाती है कि कोई लड़की का कोई चक्कर तो नहीं है। पुलिस यहां भी फेल हो जाती है। पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन कुछ पुलिस को सफलता नहीं मिल रही है। आखिरकार इस लड़के को किसने क्यों मारा है, एक सवाल बना हुआ था और पूरे गांव के लिए सवाल बना हुआ था। शुरुआत में पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई थी, वक्त के साथ पुलिस भी ठंडी होती चली गई। जब 4-6 दिन गुजर जाते हैं, बीत जाते हैं, उसके बाद पुलिस ठंडे बस्ते में इस मामले को रख देती है। घर वालों का गुस्सा फूट जाता है। घर वाले, माँ बाप, बहन और सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर सीधा निभो थाने पहुंचते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बेटे को इंसाफ चाहिए, जो भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजिए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। जब 7-8 दिन गुजर जाते हैं यानी कि 10 जनवरी आ जाती है, पुलिस वाले फिर सक्रिय होते हैं, मामले की पड़ताल करते हैं, लेकिन कोई सबूत, चाहे वो सर्विलांस से हो, चाहे वो डॉग स्क्वाड हो, कोई भी हो, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे, आखिर करें तो क्या करें। 13 जनवरी 2022 का वाकया है। एसडीओपी राजेश पाटिल, एसएचओ हंस कुमार जिझोरी इस धूलकोट गांव से निकले हुए जा रहे थे। अचानक मास्टर जी से कहा कि मास्टर जी, हम आपको कि बेटे के जो कमरा है उसको देखना चाहते हैं, क्या हमें उसे दिखाने की इजाजत दोगे। मास्टर जी सीधे लेके घर पहुंच जाते हैं। पूरे कमरे की तलाश की जाती है लेकिन घर से भी कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। एसडीओपी राजेश पाटिल जैसे घर से निकल रहे थे, अचानक ही बाथरूम पर टंगा हुआ एक थैला है, उस पर नजर पहुंच जाती है उनकी, और उस थैले को देखते हैं और थैले के अंदर से इतनी रस्सी बाहर निकली हुई थी नायलॉन की। इसे देखने के बाद वो चुपचाप यहां से चले जाते हैं और सीधा एसपी को फोन करते हैं, राहुल कुमार लोढ़ा को, और जाके उससे कहते हैं कि एसएसपी साहब, एक सबूत हाथ लगा है, अगर आप कहें तो मैं उस पर कार्रवाई करूं। वो आदेश कर देते हैं लेकिन कहते हैं कि सोच समझकर। दरअसल बात कुछ ऐसी ही थी। अब पूछताछ जो होनी थी इस घर के सदस्यों से होनी थी, इस घर के मेन मालिक से होनी थी, मास्टर जी से होनी थी, भीमान सिंह चौहान से। भीमान सिंह चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है, वो कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर इसकी लड़के की मां जमुना बाई, इनको भी हिरासत में ले लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। जैसे ही पति पत्नी को हिरासत में लिया जाता है, ये मैसेज पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाता है, जैसे जंगल में आग लग जाती है और वो एकदम से फैल जाती है कि जिनका बेटा मरा है, जिनका इकलौता बेटा मरा है, आखिरकार पुलिस ने उन्हीं को ही क्यों हिरासत में लिया है, क्या वजह है। सफलता नहीं मिलती। फिर पुलिस के पास एकमात्र रास्ता था, वो थी उसकी बहन कृष्णा। पुलिस कृष्णा को भी हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। एसडीओपी राजेश पाटिल कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, आखिरकार क्या मामला है। ठीक वैसे ही जैसे कि भूसे के ढेर में कोई माचिस की तिल्ली हो या सुई हो, उसको तलाशने जैसी कंडीशन हो गई थी। और ये जो तुक्का मारा था वो सटीक बैठ जाता है। सटीक कुछ इस तरह से बैठता है कि जब उसे कहा जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, क्या मामला है। क्योंकि पुलिस को जो सबूत हाथ लगे थे वो कुछ स्पेशल, कुछ अलग था। अलग ये था कि उस थैले के अंदर जो रस्सी थी, उसी रस्सी का बाकी हिस्सा, बाकी टुकड़ा उसके हाथ बंधे हुए थे और उसी रस्सी से उसके पैर बंधे हुए थे, जो रस्सी के बाथरूम में टंगे हुए थैले में पाई गई थी। यहीं से पुलिस को शक हो गया था कि होना हो इसके साथ कुछ ना कुछ घर में ही ऐसी अनीति हुई है। जब कृष्णा लड़की से पूछा जाता तो लड़की एक एक कर बात बताने लगती है
वो बताती है कि इसको लड़कियों से बात करने की बहुत बुरी लत थी। बार बार समझाते थे पापा, लेकिन मानता ही नहीं था। मैं भी समझाती थी, माँ भी समझाती थी, लेकिन मानता ही नहीं था। पिछले महीने इसकी सगाई कर दी थी, फिर भी लड़कियों से रातों को बात करता था, चैटिंग करता था, उनसे बहुत सारी बातें करता था, काम कुछ नहीं करता था। समझाने की कोशिश करते थे मगर वो मानता ही नहीं था। 2 जनवरी की रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का वाकया है। घर में खाना बना था, अचानक से इसके पापा अभिमान सिंह चौहान की एंट्री होती है। ये खाना खाकर उठा ही था कि इसके पापा ने इसको उस लड़की से, जो अक्सर लड़कियों से बात करता था, कोई एक लड़की नहीं थी, कई लड़कियां थी, बात करते हुए देख लिया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और एक के बाद एक चांटे मारने शुरू कर दिए। गाल पे लगातार थप्पड़ मारे जा रहे हैं। वो लड़का चुपचाप खड़ा हुआ है। थप्पड़ मारते मारते उसको जब धक्का दिया है तो उसका सर टॉयलेट की दीवार में लग जाता है और वो गिर जाता है। बाप का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। कह रहे थे कि मैंने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है, मैंने इसकी भविष्य बनाने के लिए तमाम वो कोशिश की है, इस पर कितनी मेहनत करता हूं, इसकी हर शौक मैंने पूरा किया है, फिर भी मेरी बात नहीं सुनता। इतना मारपीट करने के बाद आखिर में उसके सीने में बहुत तेजी के साथ एक लात मार देते हैं। उसकी लात मारनी थी, शायद वो गिरते ही वो मर तो चुका था, लेकिन घर वालों के जब 4-5 मिनट हो जाते हैं वो एक ही जगह पड़ा रहता है तो बहन और मां की एकदम सांसें घुटने लगती हैं कि भैया को आखिर हुआ क्या है। उसे हिलाया डुलाया जाता है। वो क्या है, जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई उसके आंखों की पुतलियां नहीं चल रही हैं, हाथों को मसल कर देखते हैं, सांसों को तलाश करने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण मर चुका था। अब बाप के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। अभी तक मामला सिर्फ आईपीसी की धारा 304 का था। यह हत्या नहीं थी बल्कि गैर इरादतन हत्या में शामिल हो सकता था। मगर बाप ने और मां ने और बहन ने मिलकर उसी बाथरूम के बाहर जो थैला टंगा हुआ है उसमें नायलॉन की रस्सी थी, उस रस्सी को काटा और उसके पहले हाथ बांधे पीछे को इस तरह से, उसके बाद उसके पैर बांधे और बाइक पर रखकर उसे रूपा रेल नदी में फेंक देते हैं। कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से चुना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं, ये भी नहीं छुपा। बाप अपने बेटे के भविष्य की बात करते हुए, भारत के भविष्य की बात करते हुए पुलिस को लगातार ताने पर ताने दे रहा था, एसएसपी को ताने पे ताने दे रहा था। पूरे गांव के लोग मास्टर जी पे कितना विश्वास कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मास्टर जी ने ही अपने बेटे की हत्या की है और महज फोन के लिए की है। फोन ही इस लड़के का काल बन गया था। काफी दिनों से समझा रहे थे, वो भी नहीं जानते थे मास्टर जी कि धक्का देने से वो मर सकता है, क्योंकि सर में उसकी गंभीर चोट लगी थी और बाकी जो उसके सीने में लात लगी थी उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। मगर उन्होंने जो आगे कदम उठाया था, उसके हाथ पैर बांधकर ऊपर रेल नदी में फेंक दिया था, वो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो पुलिस को फोन करके और इस घटना की जिम्मेदारी लेते, कम से कम उनकी पत्नी, उनकी बेटी तो बच जाती। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके तीनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, यानी कि आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। मोबाइल हमारी जिंदगी की जरूरत हो सकती है, हिस्सा नहीं हो सकता। मैंने अभी किसी से पूछा था कि क्या मोबाइल जिंदगी की जरूरत है या हिस्सा है, तो उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल पास में ना हो तो जिंदगी सुकून से कटेगी। इसलिए जितनी जरूरत है मोबाइल की उतना ही इस्तेमाल करें। आधुनिकता की दौड़ में हमें जरूरत है इसकी, हम इसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन इसे इतनी भी जरूरत ना बनाएं कि आपकी जान पे बनाए, आपका एक काल बन जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।